The question says the first ionization energy of an element X is 899 kilojoule per mole and for element Y is 801 kilojoule per mole. Then X and Y respectively could be. These are the given options. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलिमेंट X के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें गिवन है, एलिमेंट Y के लिए भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है. हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो X और Y है रेस्पेक्टिवली वो इनमें से क्या होंगे. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी is the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. That means isolated gaseous atom से उसकी ground state में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही होती है आयनाइजेशन एनर्जी. अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें गिवन है ऑप्शन ए में लिथियम जिसके पास में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1. और इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है बेरिलियम जिसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2. अब लिथियम के केस में अगर हम देखें तो इसकी ये जो 2s ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2. तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम जिसको हम यहाँ पे x मान रहे हैं, x और y हैं ये रेस्पेक्टिवली, तो ये जो है ये कम होगी एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय y. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बेरिलियम के पास में है 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन. अब ये जो s ऑर्बिटल होती है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो यहाँ पे ये s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करवाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये. और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अलोंग तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है. उसका रीज़न ये होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस केस में एटम का साइज छोटा होता जाता है और उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है. इसी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए. इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं पीरियड में बीच बीच में. तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन बी के केस में, ऑप्शन बी में हमें बेरिलियम गिवन है. बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा दैट इज 1s2 2s2. इसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है बोरॉन. इसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1. अब ये जो p ऑर्बिटल होती है इससे जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना ये इजी होता है एज कम्पेयर टू s ऑर्बिटल. और इसके अलावा यहाँ पे जब हम p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2. तो ये जो s ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ पे p ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फिल्ड है नहीं. तो इसकी वजह से ये जो आयनाइजेशन होगी आयनाइजेशन एनर्जी होगी बोरॉन की, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन जिसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम. तो ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. आगे हम और ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी में हमें गिवन है बोरॉन जिसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा 1s2 2s2 2p1. और हमें गिवन है कार्बन. कार्बन के पास में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2. अब यहाँ पे p ऑर्बिटल में बोरॉन के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में और यहाँ पे कार्बन के केस में p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये बोरॉन वाला अचीव करेगा. तो यहाँ पे ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है नहीं, तो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने से यहाँ पे स्टेबिलिटी तो गेन नहीं हो रही है. और बोरॉन का जो एटॉमिक साइज होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन. कार्बन का जो एटॉमिक साइज होता है वो छोटा होता है. तो कार्बन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है. तो इससे जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी कार्बन की वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन. अब अगर हम बात करें ऑप्शन डी में, ये ऑप्शन डी में हमें गिवन है कार्बन जिसके पास में है 6 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2. इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और हमें गिवन है नाइट्रोजन जिसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p3. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया.
अब ये जो p ऑर्बिटल होती है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होती हैं ये हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो दैट मीन्स हमें इससे नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए एनर्जी देनी होगी वो ज़्यादा देनी होगी एज कम्पेयर टू कार्बन। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ये ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन। तो हमें यहाँ पे जो गिवन था क्वेश्चन में उसमें कहा जा रहा था कि जो X की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो ये सिर्फ हो रहा है केस ऑप्शन बी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन बी। सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर नाउ। दस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। I hope you understood the explanation. Thank you.